नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है 1991 से लेकर 2023 से जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम संग्रह लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो अपनी लगातार क्लासेस चल रही है। आज अपने पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का टॉपिक है कोशिका, उसका सिद्धांत, उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है वो रेलवे, एसएससी, सीईटी, एनडीए, टीजीटी, यूपीएससी, सीडीएस या अदर कोई भी एग्जाम हो उनके अंदर ये प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिस विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, या विलियम हार्वे के द्वारा, या क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, या लुई पास्चर के द्वारा? तो जो कोशिका थी, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? वो की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। देखिए कोशिका क्या होती है। कोशिका यानी सेल, इसको इंग्लिश में बोले तो सेल भी बोला जाता है, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य ये रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का एक वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। अब कोशिका की कार्य देखते हैं। कोशिका के कार्य क्या होते हैं? पदार्थों का संश्लेषण करना और पदार्थों का पाचन भी करना, विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करना और स्त्रावण, ये कोशिका की क्या होते हैं? मुख्य कार्य होते हैं। कोशिका के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। देखिए 2 नंबर प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? लेमार्क, डार्विन, हुकर या सटन? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है सटन, तो सटन ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा एक कोशिकीय जीव है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है विषाणु, तो विषाणु एक कोशिकीय जीव है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई है, यानी जो आनुवंशिकीय विज्ञान है उसकी मूल इकाई क्या है? जीन, युग्मक, गुणसूत्र या कारक? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है जीन, तो जीन आनुवंशिकीय विज्ञान की एक मूल इकाई होती है। जीन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जीन होता क्या है? तो जीन यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीन से बना हुआ है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग क्या होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये किस पर निर्भर करता है? ये सब जीन पर निर्भर करता है। देखिए 5 नंबर प्रश्न, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? यानी इनमें से किस में पादप कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? मर्दूदक, जाइलम या दृढ़ोतक या शीर्ष विभेदक? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है शीर्षस्थ विभेदक है, जिसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। ये देखिए क्या होता है शीर्षस्थ विभेदक? तो पौधों में विकास क्षेत्र जो जड़ युक्तियों और नई टहनियों और पत्तियों की युक्तियों के भीतर यह पाया जाता है। शीर्षस्थ
विभियोजक 3 प्रकार के विभियोजक या उत्तक में से एक है जो विभिन्न प्रकार की कोशिका में अंतर कर सकता है। शीर्षस्थ पौधों की युक्तियों पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ होने वाली वृद्धि का इसमें वर्णन होता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न, कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? यानी कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली नहीं होती है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या हरित लवक। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के अंदर दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। देखते हैं लाइसोसोम के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने सर्वप्रथम 1958 में लाइसोसोम की खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने। और कब की? 1958 में। यह एक गोलाकार काय होते हैं जिनके व्यास 0.4 यू से 0.4 से लेकर 0.8 तक होता है। ये इकहरी यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं और इनके अंदर सघन मैट्रिक्स भरा रहता है जिसमें एसिड फास्फेटेज एंजाइम भरे रहते हैं। इनमें लगभग 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं? तो 40 प्रकार के हाइड्रोलाइट एंजाइम होते हैं जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसिडेस और लाइपेस, फास्फोलिपेज, फास्फेटेज और सल्फेटेज शामिल है। इनके अंदर ये होते हैं लाइसोसोम के अंदर। तो लाइसोसोम के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखिए आगे 7 नंबर प्रश्न, बायोप्सी संबंधित है, यानी बायोप्सी किससे संबंधित है? तो बायोप्सी आपकी, ये आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना। तो बायोप्सी किससे संबंधित है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है। देखते हैं बायोप्सी के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। बायोप्सी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें ट्यूमर से ऊतक का एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है। एक रोग विज्ञानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ऊतक देखता है। ऊतक की शरीर कोश विज्ञान से या कोशिका कैसी दिखाई देती है, इससे हमें कैंसर के विशिष्ट प्रकार को पहचानने में संबंधित जानकारी मिलती है बायोप्सी के माध्यम से। 8 नंबर प्रश्न देखिए आगे, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी जो मानव कोशिका होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 36, 46 या 96। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 46। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। देखिए गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र की खोज कार्ल विल्हेल्म वॉन नागिली ने 1842 में की थी। गुणसूत्र या क्रोमोसोम या क्रोमोसोम भी बोला जाता है इसको। तो सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? ये वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। गुणसूत्र के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। देखिए 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कोशिका अंग को में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? निम्नलिखित कोशिका के जो अंग है उनमें से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? ये अर्धपारगम्य होती है। एक बार आपको जरूरी सूचना दे देता हूँ, इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है हमारे प्रताप क्लासेज पर लगातार चल रही है और इसका शेड्यूल भी आपको पहले इसका दिया हुआ है और इसकी जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है। तो देखिए कोशिका झिल्ली होती क्या है? कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली भी इसको बोला जाता है। यह एक जैव झिल्ली है जो बाह्य वातावरण या बाह्य कोश के स्थान से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्विस्तर होता है
जो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड घटक होता है जिसे कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है के साथ फास्फोलिपिड की दो स्तरों से निर्मित है जो विभिन्न तापमानों पर उपयुक्त झिल्ली तरलता बनाए रखती है। ये देखिए 10 नंबर प्रश्न, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किस से बना होता है? यानी कोशिका का जीवित अंश है वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। तो यह बना किस से होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, या कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से, या कोशिका द्रव्य केंद्र द्रव्य या अन्य कोशिका से। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से मिलकर ये जीव द्रव्य बना होता है। देखिए जीव द्रव्य के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। तो जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जीव द्रव्य यह रवेदार होता है, जालीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है, यानी ये पूरा तरल के अंदर नहीं आता है। यह पारदर्शी है, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है, एवं चिपचिपा होता है। इसकी रचना जल व कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। यानी जीव द्रव्य किससे बनता है? जल, कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों से बनता है। इसमें अनेक रचनाएं होती है। तो जीव द्रव्य के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कोशिका के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है यानी गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये इसका ऑप्शन नंबर गलत है। जो डी नंबर ऑप्शन है ये कोशिका के बारे में सही नहीं है। वैसे तो इसका उत्तर होगा डी नंबर, क्योंकि जो सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, ये इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, या लाल रक्त कोशिका, या प्लेटलेट्स, या मोनोसाइट। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी के अंदर नाभिक नहीं होता है। तो आरबीसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी लाल रंग की कोशिकाएं होती है जिन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और यह खून का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। यह सेल्स बहुत ही छोटी और चपटी हुई होती है। यह कटोरी नुमा आकार में होती है। यह सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, चीता, तितली या छिपकली। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है छिपकली, तो छिपकली के अंदर लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन और लिपिड दोनों की। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है प्रोटीन व लिपिड दोनों की जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी इनमें से किसको कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली या सेंट्रोसोम। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी
सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली अबंध कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? सूत्रकणिका इसे बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो ये जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़कर सभी जो सजीव पादप और जंतु कोशिकाएं हैं उनका जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर अनियमित रूप से बिखरे हुए रूप में दोहरी झिल्ली कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए की रचना और आकार जीवाणुओं के डीएनए के समान होती है। इतनी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखनी है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यानी मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिकाएं बनती है? यकृत, दीर्घ अस्थि या अंगनाशय या तिल्ली? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है तिल्ली, तो तिल्ली के अंदर लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो क्या तिल्ली क्या होती है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तिल्ली मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यानी तिल्ली का क्या कार्य है? जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने में इसका कार्य होता है तथा रक्त का संचित भंडार भी होता है। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी ग्रंथि है। यानी जो प्लीहा है वो शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर अग्नाशय के पीछे स्थित रहती है। यानी जो प्लीहा है वो कहाँ स्थित होता है? जो पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर अमाशय के पीछे स्थित रहती है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। यानी साधारण मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36, 46, 56 या 26? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 46, तो साधारण मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। 18 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। यानी मानव शरीर के अंदर कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? आपको जोड़ों की संख्या बतानी है। 21, 23, 22, 23 या 24? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 23, तो मानव की शरीर कोशिकाओं के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का कारण क्या है? यानी जीवों के अंदर अलग अलग विभिन्नता क्यों होती है? अनुकूलन के कारण या सहभागिता के कारण या उत्परिवर्तन के कारण या बहुगुण सूत्रता के कारण? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अत्यधिक विविधता होती है। देखिए उत्परिवर्तन होता क्या है? उत्परिवर्तन वंशगत लक्षणों में अचानक आए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी जो वंशगत लक्षण है उनके अंदर अचानक परिवर्तन आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने पौधों के अवलोकन द्वारा दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। उन्होंने देखा कि कुछ पौधे अपने मूल पौधों से अलग है। यानी जो मूल पौधों से वो क्या पौधे हैं? अलग हैं। जीन बेस्टियस लेमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यानी जीन बेस्टियस लेमार्क का जो सिद्धांत था उसे उपार्जित लक्षण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्परिवर्तन के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? नाभि के अलावा कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है? तो तारक के अंदर या गोल्जिकाए में होता है या लाइसोसोम में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह भी कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम
एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। यानी हमारे तंत्र के अंदर अधिकतम एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोला है जाता है इसको, अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ग्लूकोज का अपघटन होना या क्रेब्स चक्कर या अंतिम श्वसन श्रृंखला या जल अपघटन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है क्रेब्स चक्कर, तो क्रेब्स चक्कर है जो अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। अब क्रेब्स चक्र होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। तो वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था कौन सी है? क्रेब्स चक्र। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतः पदार्थ पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इतनी बातें आपको क्रेब्स चक्र के बारे में याद रखनी है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? यानी जो जंतु कोशिका होती है उनमें निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति या केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइबोसोम है वो होते हैं आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। तो आरएनए क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आरएनए एक अकेली बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु जिसमें फास्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती है। इसका पूर्ण नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें थायमिन के स्थान पर विराशील होता है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर जो राइबोज जुड़े होते हैं उनमें अंतर क्या होता है? उनमें अंतर केवल एक ही होता है कि इसमें थायमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरासिल होता है। तो इतनी बातें आपको आरएनए के बारे में याद रखनी है। और आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जाए तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होती है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। 24 नंबर प्रश्न देखिए, क्रेब्स का चक्कर संपन्न होता है। यानी जो क्रेब्स का जो चक्र होता है वो किस में संपन्न होता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या हरित लवक में। तो जो क्रेब्स चक्र है वो संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे सूत्र गणिका भी, इसका और ऑप्शन भी आ सकता है सूत्र गणिका। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? जो डीएनए के अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? आयनिक सहसंयोजक बंध या सल्फाइड या हाइड्रोजन बंध। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजनिक बंध के द्वारा डीएनए के अणु अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़े हुए होते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, प्राणी कोशिका में कौन सी आरएनए की प्रचुरता होती है? यानी जो प्राणी कोशिका होती है उसके अंदर कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? टीआरएनए या आरआरएनए या एमआईआरएनए या एमआरएनए। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है आरआरएनए। तो प्राणी कोशिका के अंदर जो आरआरएनए होती है उसकी प्रचुरता होती है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या प्रतिलिपिकरण या उत्परिवर्तन। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की
आवश्यकता होती है। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 8, 32, 16 या 63। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है 32, तो 32 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो 64 को 2 से भाग देंगे, हमेशा समसूत्री विभाजन होगा आधा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक है। तो आरएनए के अंदर जो अणु है उसके अंदर थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है? यूरेसिल, गुआनिन या साइटोसिन या एडेनिन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है यूरेसिल। तो आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है यूरेसिल। 30 नंबर प्रश्न देखिए, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदैवी जालिका या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कोशिका का अपशिष्ट निपटान भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या चीज़ होती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक प्रकार के छोटे पुट्टिका होते हैं जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और वे एक एकल झिल्ली से घिरे होते हैं जो मोटाई में 100 mm तक होते हैं। तो इनकी मोटाई कितनी होती है? 100 mm। वे गाल्जिकाए द्वारा बनते हैं और इनमें लगभग 60 विभिन्न प्रकार के अम्ल हाइड्रोजोलेजेज होते हैं जो विभिन्न सामग्रियों के पाचन में मदद करते हैं। तो इतनी बातें आपको लाइसोसोम के बारे में याद रखनी है। तो कोशिका का जो अपशिष्ट निपटान है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है लाइसोसोम के द्वारा होता है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण होता है। जो प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है राइबोसोम। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो होता है राइबोसोम के अंदर। तो देखिए राइबोसोम क्या चीज़ होती है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रदैवी जालिका से जुड़े रहते हैं। तो राइबोसोम किससे जुड़े रहते हैं? तो ये जुड़े रहते हैं अंतःप्रदैवी जालिका से। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में भी पाए जाते हैं राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाते हैं। ये यानी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। देखिए 32 नंबर प्रश्न, प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं लाइकेन में, बैक्टीरिया फेज में या बैक्टीरिया में या वायरस में। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम में प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका के अंदर नहीं होता है, यानी जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है पादप, जंतु, जीवाणु या कवक। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है जंतु। तो जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका में बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एपोगेमी, पार्थेनोकोर्मी या सिंगेमी या
एपोस्पोरी। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी वह युग्मक है जो किसी देही कोशिका से बिना विभाजन के बनता है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है जो वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है? एटीपी से, एडीपी से या एएमपी से या विटामिनों से। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है एटीपी से। तो जैविक कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या एटीपी एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इतनी बातें एटीपी के बारे में आपको याद रखनी है। तो और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखिए 38 नंबर प्रश्न, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कोशिका जो कौन सा कोशिकांग है जो निम्न में से पाचन थैली कहलाता है? गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली भी कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? यानी लिंग गुणसूत्र का कौन सा संयोजन है जिसमें केवल नर संतति ही पैदा होती है? YY या XY या XX या XXY। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है X और Y। तो और X और Y संयोजन के कारण के परिणाम स्वरूप केवल नर संतति ही पैदा होती है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, उस कोशिका का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट यानी इसे हरित लवक भी कहा जाता है, एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी जो क्रोमोप्लास्ट या जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए 41 नंबर प्रश्न, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? एनाफेज, मेटाफेज, टोलोफेज या इंटरफेज। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है मेटाफेज। तो मेटाफेज समसूत्री विभाजन की इस मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनता है। यानी जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है, क्या है वो? जल, जीव द्रव्य, कोशिकांग या नाभिक। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य वह कोशिका का भाग है, जेली जैसा पदार्थ है जो भीतर का भाग बनाता है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका या केंद्रक। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है केंद्रक। तो केंद्रक वह कोशिका है जो कोशिका प्रकारात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
देखिए केंद्रक क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। केंद्रक यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है जो कोशिका की समस्त अपचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसमें आनुवंशिक तत्व डीएनए पाया जाता है और केंद्रक को राइट ब्राउन ने 1831 में देखा था तथा उसके प्रमुख घटकों का अध्ययन भी किया था और बताया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में या राइबोसोम में? तो जीन परिवर्तन होता है डीएनए के अंदर होता है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका या पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेट्रोसोम या राइबोसोम? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम, जो केवल पशु कोशिका या जंतु कोशिका में पाया जाता है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? यानी वो कौन सा कोशिकांग है जिसके माध्यम से वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के अंदर जो अंतर होता है वो हमें स्पष्ट नजर आता है? तो कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका या प्लाज्मा जेली? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के कारण वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर स्पष्ट नजर आता है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यानी किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस या केंद्रक? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है केंद्रक। तो केंद्रक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यानी कोशिकाओं का वह अंग आपको बताना है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। तो कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक या लवक? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है लवक। जो लवक है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो लवक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लवक यह पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। हरित लवक नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया जो कि प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। लवक के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ओस्टोसाइटस, न्यूरॉन या क्रोमेटोफोसर या लिम्फ कोशिकाएं? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन वह कोशिका है जो एक पशु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन क्या चीज़ है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, यानी इसको क्या बोला जाता है? अन्य नाम भी इसका तंत्रिका तंत्र है। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना होता है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? कोशिका का कार्य क्या होता है? तो इसमें मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना होता है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो इनमें से जो आपका
डी नंबर ऑप्शन है राइबोसोम। तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, या माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या एक समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है केवल समसूत्रण, यानी केवल समसूत्री विभाजन ही इसमें किया जाता है। देखिए 52 नंबर प्रश्न, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, या हैदराबाद में? तो जो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का जो केंद्र है वो स्थित है हैदराबाद के अंदर स्थित है। 53 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, या उपयुक्त सभी? या उपयुक्त सभी? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, या प्रोटीन? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है जल। तो जल एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। 55 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी पौधों का नीला, बैंगनी या लाल जो वर्णक है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, या कसेथोफाइलस, या क्लोरोफिल? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन। तो एंथ्रोसाइनिन के कारण पौधे का जो नीला, बैंगनी और लाल वर्णक होता है। देखिए एंथ्रोसाइनिन क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन इस पृथ्वी पर मौजूद गहरे लाल, बैंगनी और नीले रंग के फलों का एक समूह होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरीकों से फायदेमंद माना जाता है। इन सभी फलों में फ्लेवोनाइड्स नाम का एक प्लांट बेस्ड केमिकल पाया जाता है। फ्लेवोनाइड्स पौधों के सभी हिस्सों में पाया जाता है, फिर चाहे वो फल हो या फिर बीज हो, जड़ हो, फूल हो या पत्तियां, या इन सब के अंदर ये पाया जाता है। तो एंथ्रोसाइन के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। 56 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20 या 25? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है 20। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को मिलाकर प्रोटीन बनाया जाता है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? यानी पत्तियों का जो हरा रंग है उसका कारण क्या है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, या यूरिया? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु पर, कवक पर, शैवाल पर, या विषाणु पर? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है विषाणु। विषाणु यानी वायरस। वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। 59 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, या लैक्टोज? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है सेल्यूलोज। तो वह जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है जिसके कारण कोशिका भित्ति का निर्माण पौधों में होता है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता है? कोशिका में
राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता है, यानी अगर कोशिका के अंदर राइबोसोम नहीं है तो कौन सा कार्य है जो संपन्न नहीं होगा। उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, या प्रोटीन संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण। तो अगर कोशिका के अंदर राइबोसोम नहीं है तो उसके अंदर उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो संपन्न नहीं होगी। 61 नंबर प्रश्न देखिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, यानी एक विशेष कार्य करने के लिए जो समान कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। उत्तक, अंग, अंगतंत्र, या कोशिका संरचना। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है उत्तक, तो उत्तक एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। देखिए उत्तक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तक यानी टिश्यू, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांशतः उत्तकों का आकार व आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों की आकार व आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति व कार्य ही समान ही होते हैं। तो उत्तक यानी टिश्यू के बारे में आपको इतनी बातें याद करनी है। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। 62 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी, यानी प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, या पुरकिंजे, या रॉबर्ट ब्राउन। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, तो ल्यूवेनहॉक वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी। 63 नंबर प्रश्न देखिए, फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है, 1, 2, 3 या 4। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है 1, तो 1 नाल कोशिका पाई जाती है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। गोल्जी बॉडी, सूत्रकणिका, केंद्रक, या लयनिकाय। तो इनमें से जो आपका बी नंबर प्रश्न है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंगक है जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। 65 नंबर प्रश्न देखिए, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किस से बनी होती है, फास्फोलिपिड, लियोप्रोटीन, फास्फोलियोप्रोटीन, या फास्फोप्रोटीन। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है फास्फोलियोप्रोटीन। तो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बनी होती है फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं, यानी कोशिका की किस कोशिकाओं को एटम बम कहा जाता है। सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गोल्जिकाय, या लाइसोसोम। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो मानव त्वचा को रंग प्रदान करने में उत्तरदायी होता है। ल्यूसीफेरिन, या हीमोग्लोबिन, या फ्लावोनॉइड्स, या मेलेनिन। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है मेलेनिन, तो मेलेनिन के कारण मानव त्वचा को रंग प्रदान होता है। तो क्या है ये मेलानिन, देखिए एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। हालांकि मकड़ियों जैसे भी गिनती के कुछ जीव हैं जिनमें यह नहीं पाया जाता। जानवर में मेलानिन टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल से बनता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप है यूमेलेनिन, यानी जीवों के अंदर मेलानिन का सर्वाधिक रूप कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है यूमेलेनिन, और काले भूरे रंग का ये होता है। तो मेलानिन के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। 69 नंबर प्रश्न देखिए,
एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे प्रजनन करते हैं, केवल कोशिका विभाजन के द्वारा, या कोशिका प्रजनन, या कोशिका संश्लेषण, या विखंडन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन के माध्यम से एक कोशिकीय जीव है प्रजनन करते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, या तंत्रिका कोशिकाएं, या अधिचर्मिक कोशिकाएं। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाएं, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, तंत्रिका कोशिकाएं। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि जैसे हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और जो इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर लगातार चल रही है और इसका शेड्यूल वाइज जो टेस्ट है वो आपको मिल रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।